भारतवर्ष नाम जो है वो एक भरत वंश के द्वारा पालित होने से भी हुआ है। भारत जो शब्द है वो तो भा दीप्ति अर्थ वाला है, उसमें जो रथ रहते थे उस दृष्टि से भी था। ये दोनों ही कारण है जी। भा शब्द का अर्थ है प्रकाश, दीप्ति, उसमें जो रथ, उसमें रमण करने वाले, इस अर्थ में भी ये दोनों अर्थ। आपने कहा कि जो कुछ भी नियम होते थे वो ब्राह्मण बनाते थे, ब्राह्मण के लोग बनाते थे जी। तो अगर किसी गणराज्य में या मतलब राज्य में जी अगर कुछ प्रथा होती है जी तो वो भी ब्राह्मण ही बनाते थे। जी हाँ। तो मुझे ऐसा पूछना था कि ये जो सती जाने की प्रथा थी तो जी, ये सती जाने की, अरे ये तो बहुत बात की है, हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं है ऐसा कुछ नहीं ना। अब शास्त्रों में यदि कोई कहे कि माद्री जो है पांडु के मरने पे उसमें कूद पड़ी तो उसकी अपने व्यक्तिगत स्वेच्छा थी। यदि उससे सती प्रथा जाएंगे फिर एक पिता प्रथा लाना पड़ेगा कि कोई भी बेटा अमेरिका चला जाए तो पिता को मरना पड़ेगा, क्योंकि राम जी जब वनवास में गए थे दशरथ मरा है, और दशरथ की जो पिताजी थे महाराजा अज, जब उसकी पत्नी मरी थी इंदुमती, जो दशरथ की माता जी की जब मृत्यु हो गई थी तो उससे दुखी होकर महाराजा अज भी अपना प्राण दे दिया था। तो एक पति प्रथा भी शुरू हो जाएगी, तो फिर अव्यवस्था होगी, कोई बचेगा नहीं। और एक जो है ना पिता पुत्र के मरने से माता पिता मर गए ना, वो क्या नाम श्रवण कुमार का, तो सब प्रथाएं लिख जाएंगे इसमें से। भारत शब्द का पहला उपयोग ऋग्वेद में है, ऐसा मैंने पढ़ा है जी। भारत इस शब्द का जी मैंने भूमि के संदर्भ में ही विश्वामित्र से रक्षति ब्रह्मेंद्रम भारतम जनम, ऐसा ऋग्वेद में यही संदर्भ है। इसका राज्य शास्त्र की पुस्तक में मैंने संदर्भ पढ़ा है। तो भारत का जी ये देखना पड़ेगा प्रकरण को, पर इतना तो आपको भी मानना होगा कि वेद में इतिहास या अनित्य भौगोलिक डिटेल्स नहीं है। वेद नीति है, ये जरूर है कि वेद के इन्हीं शब्दों को लेकर आगे लोगों ने अपने शब्द रखा है। वेद को इसको सीधा यहाँ जोड़ना नहीं चाहिए। हमारी पूरी परंपरा साइंस से लेके या उससे भी पहले जितने भी वेद भाष्यकार हुए हैं या शास्त्र, सब वेद को अपौरुषेय ही मानते हैं। साइंस ने भी इतिहास को बिल्कुल मना किया है। वैसे राष्ट्र शब्द भी तो वेद में कई बार आया है जी है, कॉन्सेप्ट के रूप में बिल्कुल है। ऐसे ही भारत का भी कॉन्सेप्चुअल है, ऐसे ही हाँ कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल है, वो भी इतना ही ऐसा नहीं है। हाँ बस एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को भारत कहते हैं, वो है वो क्योंकि यहाँ है इसको हमने माना है, ये बात नहीं है। नॉलेज भी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वन व्यवस्था की रिजिडिटी के कारण ही हमारी सोसाइटी में वो स्ट्रेंथ भी रही और सरकार में सिटी वीक हो गई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात। वीक हो गई कि हम लोग बाहर के अटैक को किसी को। जी हाँ ये बात सही है। ये रिजिडिटी कैसे आई और इसका क्या वो सब दो पैर बात, हमारा जो देश का पतन का इतिहास है ना वो दो पैर बात है। ये प्रश्न मेरे सामने, अच्छा मैं एक विषय में रखूंगा जरूर, वो छूट गया है। एक तो ये संकट है, मैं भी जहाँ भी ये बात रखता हूँ रखने से पहले ही आता है कि भाई जो चीज अपने आप नष्ट हो गया है इसका मतलब वो कमजोर है, इसको दोबारा लाने की आवश्यकता नहीं है। जितने लेफ्टिस्ट ग्रुप है उनका एक बहुत बड़ा ये तर्क है, तो उसको समझना पड़ेगा, उसका उत्तर आपको मिलेगा जरूर, पर दो पैर बात। एक बात मैं जरूर यहाँ लाना चाहूँगा जो कल छूट गया था मुझे, एक क्राइटेरिया है, एक अच्छी व्यवस्था और गलत व्यवस्था। क्योंकि कई बार चर्चा करना शुरू कर देते हैं, वो बोलते जाएंगे 2 + 2 4, हम बोलते जाएंगे 3 + 3 6, और चर्चा चलती जाए, हम बोलेंगे 6, वो बोलेंगे 4 6 4, वो 4 किससे बोल रहे नहीं पता, हम 6 किससे बोल रहे नहीं पता। तो एक क्राइटेरिया हमें पहले बिल्ड करना पड़ेगा, एक अच्छी व्यवस्था किसको कहते हैं। मैंने अपने पुस्तक में भी 3 क्राइटेरिया दिया है, जिसको मैंने प्रैक्टिकली बहुत से विचारधारा वाले, जिसमें कुछ कम्युनिस्ट भी थे, कुछ सोशलिस्ट भी थे, अपने पक्ष में तो मैं था ही, ऐसे अलग अलग विचारधारा वालों के बीच में एक बार हमारा एक संवाद हुआ था, जिसमें 3 बिंदुओं पर सबकी सहमति थी। वो 3 बिंदु मैंने दिया है। सबसे पहला है मोटा मोटी नेचुरल रिसोर्सेज का समझदारी पूर्वक ऐसा प्रयोग करें जिससे कि वो डिप्लीट ना हो।
वो खत्म ना हो, अगली पीढ़ी के लिए और अच्छे से वो उपलब्ध हो। और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। हमारी परंपरा में ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष शांति मंत्र यही कहता है, दुनिया में सब जगह शांति। एक दूसरा है, दुनिया में बायोडाइवर्सिटी एक नेचुरल लॉ है, डाइवर्सिटी तो एक लॉ है, पूरा दुनिया डाइवर्स है, एक प्रकार का नहीं है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी एक लेवल, एक प्रकार की योग्यता सामर्थ्य नहीं है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उनके कार्य भी अलग अलग प्रकार से, अलग अलग आवश्यकताएं है। तो वहाँ हर व्यक्ति के कार्य उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर उस प्रकार निर्धारित किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के पूरक बने, कोई किसी का शोषण ना करे। एक्सेप्टेबल, सबको एक्सेप्टेबल है यह, चाहे लेफ्टिस्ट हो राइटिस्ट हो। जब इस लेवल पर हम विचार करेंगे सब इसको स्वीकार करेंगे। तीसरा है, उन्नति का कोई मापदंड आपको बनाना पड़ेगा। उन्नति, मनुष्य की उन्नति, इसको पहले आप डिफाइन करो और ये इंश्योर करो कि आपका समाज और आपकी शासन तंत्र, ये सारे चीज मनुष्य को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए वो काम करें। उन्नति को हम कहते हैं मोक्ष। मैंने इसे सबसे पहले वो विषय लिया था, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। पर वो लोग मोक्ष को नहीं मानते तो हम उसको शब्द बदल सकते, दुखों से छूटना। एक ही बात है ना, दुख, क्या दुख आप चाहते हो? कोई नहीं चाहता। दुखों से छूटना ये हमारा लक्ष्य है, ये सबका लक्ष्य है, दुनिया में कोई व्यक्ति इसको मना नहीं कर सकता। तो हमारा समाज ये इंश्योर करे कि हर व्यक्ति के दुख लगातार कम होते जाए, बढ़े नहीं। ये तीन मापदंडों को लेकर वर्तमान व्यवस्था का परीक्षण आप करो, बहुत ज्यादा परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो है उसका क्या मेरिट बेस्ड एलोकेशन ऑफ टास्क, क्या ये मतलब? हाँ, वो भी हो सकता है, पर वहाँ ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई किसी का शोषण नहीं करना, मेरिट बेस्ड ही होगा। तो इन तीन मापदंडों के आधार पर यदि हम चेक करें, पहले तो बात यह है कि इन तीन मापदंडों को दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा, किसी भी इज्म से जुड़ा हुआ। इन तीन मापदंडों से आप जिससे भी चर्चा करेंगे कभी इस विषय को लेकर, आप सीधा चर्चा शुरू मत कीजिए। पहले उनके सामने तीन मापदंड रखें कि भाई पहले हम देखें कि हम हमारे अपने क्राइटेरिया, अपने पैरामीटर सब तैयार करेंगे। ये तीन बातें रखिए, वो स्वीकार करेगा। फिर इन तीन पैरामीटर्स के अनुसार आप, चाहे आपकी कम्युनिज्म हो, चाहे आपकी सोशलिज्म हो, चाहे अपने सनातन धर्म हो, चाहे और कोई कैपिटलिज्म हो, सब एक एक करके चेक करो। कम्युनिस्ट से पूछो कि तुम्हारी उन्नति का मापदंड क्या है, उन्नति किसको कहते हैं? क्या वस्तुओं की प्राप्ति ही उन्नति है? वहाँ तो चर्चा इतना ही है ना, हर व्यक्ति को समान रूप से वस्तु उपलब्ध हो, क्या यही उन्नति है? इसी से दुख दूर होंगे। उनको समझाना पड़ेगा इतना पर्याप्त नहीं है, दुख तो वस्तुओं के होते हुए भी होते हैं। तो वहाँ वो स्वीकार करना पड़ेगा उनको, यदि वो टिकेगा तो। यदि वितंडा करे उसके लिए तो रास्ते अलग हैं, पर यदि कुछ समझदारी पूर्वक कोई चर्चा करना चाहे तो कम से कम शुरुआत यहाँ से है। एक दूसरी बात है, एक व्यक्ति उसी को सर्वे भवन की सूचना करके हमने सामने रखा। हाँ हाँ, ये सामने रखिए, फिर उसके साथ में सब जोड़िए, दुखों को दूर करना और सब सुखी हो गए। धक्का नहीं लगाना। जी, जो जंगलों में रहते थे उनका राज्य व्यवस्था से क्या संबंध होता? राज्य व्यवस्था से संबंध को लेकर कुछ बातें आती है आयुर्वेद में कि जड़ी बूटियों का जानकारी सबसे ज्यादा यही जानते थे। ये निषाद और भील आदि जो है ना, हो सकता है वन्य पदार्थ वो इनको देते थे। एक दूसरा, राजा को वन के अंदर गुप्तचर की जो व्यवस्था है ना, वो भी ये काम करते थे, सूचनाएं देने का, और राजा भी उसकी रक्षा, उनकी एक प्रकार से रक्षा करता था। इस प्रकार का वो संबंध था, बहुत ज्यादा निकट संबंध नहीं था, पर मोटा मोटा इतना तो था ही जितना मैंने बताया। तो वे भी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आते थे।
हाँ उस रूप में आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी वन आएंगे वो सब उसमें आएंगे। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र जी और 4 आश्रम भी है। जी तो यदि मैं शूद्र हूँ और यदि मैं बाल काटता हूँ तो मैं अपने ब्रह्म काल में जो है वो अपना ब्रह्मचर्य में सीखूंगा जी। बाल कैसे काटना। गृहस्थ आश्रम में मैं मेरा काम करूंगा, जी। वनप्रस्थ आश्रम में मैं वन में जाऊंगा और संन्यास आश्रम में वैसे वानप्रस्थ का विधान शूद्र के लिए नहीं है, नहीं है। नहीं है, द्विज के लिए है। तो फिर शूद्र को क्या करना चाहिए? शूद्र घर पर ही रहेगा जब तक सामर्थ्य काम करेगा, बाकी घर पर ही रहेगा। और यदि उसकी इच्छा हो कि वन में जाए और संन्यास भी करे तो? ऐसा है, उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो तभी वो ये कर सकता है। पर जा सकता है। नहीं, जाने का तो कहीं भी जाके रहो, जंगल में जाके रहना मात्र वानप्रस्थ नहीं है। वानप्रस्थ एक आश्रम है, एक विधान है उसका पूरा। हाँ, तो उस विधान को उसने फॉलो किया, संन्यास आश्रम के विधान को फॉलो किया? नहीं कर सकता। यदि किया तो कर ही नहीं सकता, उनके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। सन्यासी की आवश्यकता है कि वो सम्मान को विष जैसा दूर कर दे और अपमान को अमृत जैसा पी ले। ये जिसको आप कह रहे हैं वो ये नहीं कर सकेगा। कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, किसी से अपना संबंध ना रखो, इतना सरल नहीं है। उनको पहले कहना कि एक दिन अकेला मौन रहो, किसी से बात नहीं करना। एक दिन अकेला मौन रहो, किसी से बात नहीं करना, उनके लिए संभव नहीं है। तो दूसरा मेरा प्रश्न था कि आपने बोला कि वर्ण संकर होना नहीं चाहिए जी, मतलब शूद्र है तो वैश्य में जा सकता है पर वापस शूद्र की ड्यूटीज कर नहीं सकता। जी हाँ। तो आज के वर्तमान स्थिति में बहुत लोग हैं जो आज के वर्तमान स्थिति में वर्ण संकर ही है। तो फिर मतलब कुछ इम्बैलेंस हमें दिखाई देता है क्योंकि बहुत लोग जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। जी हाँ। तो वहाँ पे मतलब कभी प्रॉब्लम ऐसे दिखाई देता है? प्रॉब्लम समाज में है, व्यक्ति में नहीं है। वर्ण संकर होने पर समाज उच्छिन्न होगा, समाज नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था तो नहीं है ना, सब दुखी है। उदाहरण देता हूँ मैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ा है वाहन जाते हैं, वहाँ सिग्नल है, सिग्नल को देखकर कुछ वाहन पुलिस से आते हैं और कुछ चले जाते हैं आगे। ये ट्रैफिक पुलिस वहाँ खड़ा है, रोकता नहीं। चलिए क्यों रोकता है? क्योंकि उसमें छात्र तेज नहीं है, इसका अभाव है, तो हिम्मत नहीं करता रोकने की। अब वो क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति यदि उसका काम करेगा तो बराबर काम व्यवस्था ठीक चलेगी, वो नहीं करेगा तो अव्यवस्था होने वाली। तो अव्यवस्थाएं जितनी सारी हम देख रहे हैं दुनिया भर की, इसका कारण वर्ण व्यवस्था भंग होना है। एक और बात आती है, एक व्यक्ति और एक व्यवस्था। एक सुचारू रूप से सब कुछ चले, इसके लिए एक सही व्यवस्था होना आवश्यक है या सही व्यक्ति होना आवश्यक है। व्यवस्था सही है, व्यक्ति जैसे भी हो, यदि व्यवस्था सही है तो सब कुछ ठीक चलेगा, एक तो ये पक्ष है। व्यक्ति सही हो, जैसे भी व्यवस्था हो, सब कुछ ठीक चलेगा, एक दूसरा पक्ष है। इन दोनों को भी ठीक से हमें समझना होगा, जिसको मैं बार बार कई बार कहता हूँ। एक व्यक्ति भी सही हो, व्यवस्था भी सही हो, तभी पूरी तरह ठीक से चलता है। पर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सही है, व्यवस्था कुछ बिगड़ गई। वहां भी एक सीमा तक यदि सही व्यक्ति हो तो गलत व्यवस्था में भी वो काम चला देता है, एक सीमा तक, एक सीमा से ज्यादा नहीं। और इसी प्रकार एक सही व्यवस्था हो, गलत व्यक्ति हो तो भी तुरंत टूटेगा नहीं। एक व्यक्ति के गलत होने से व्यवस्था यदि बहुत अच्छी हो तुरंत नहीं टूटेगा, पर लगातार गलत व्यक्ति आते रहे तो फिर उसको तो टूटना पड़ेगा। ये मैं इससे कह रहा हूँ, कई बार लोग कहते हैं ये जो वर्तमान व्यवस्था है इसी में सुधार करना चाहिए, पर मेरी पक्की प्रतिज्ञा है इस व्यवस्था में भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, नहीं सुधार सकता, क्योंकि व्यवस्था इतना ज्यादा गलत है। एक सीमा तक व्यवस्था बिगड़ जाती है, वहां तो सुधार सकते हैं। उदाहरण में बता दो अपने स्वामी दयानंद सरस्वती की ही, जब तक स्वामी दयानंद जी थे तब तक राज व्यवस्था थी, तब तक भी उन्होंने उस व्यवस्था को रिवाइव करने का प्रयास किया था। कई राजाओं को
उन्होंने प्रेरणा दी थी तुम शास्त्र पढ़ो। और जो कोई गलत था, जोधपुर का महाराजा था, वेश्यागमन का उनका वो था, तो जोर से डांटा उसको। उसके बाद उस राजा में परिवर्तन है। राजाओं को सुधारने का प्रयास उस समय उन्होंने किया था। वहां तक तो इन्हें पूरा बिगड़ने के बाद भी वो तंत्र राजतंत्र था, तो उनको संभावना दिख रही थी कि इनको सुधार दे। आज तो कम से कम इस व्यवस्था में सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको तो एक नए ही व्यवस्था जो सही है उसको खड़ा करना पड़ेगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले मतलब ऐसे बोली क्लेम कर दिया कि मतलब शूद्र जो है जी। वो मतलब ये सब कर नहीं सकता वानप्रस्थाश्रम। जी हाँ, पर वो मुझे कर नहीं सकता है तो उसके अंदर वो योग्यता कैपेसिटी नहीं है। जी हाँ। तो मुझे क्या भी प्रश्न है, अगर एक व्यक्ति चाय वाले और गुजरात में इतना डेवलपमेंट कर सकता है तो हम कौन होते हैं उसकी कैपेसिटी डिसाइड करने? चाय वाला बन के तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, अभी चाय नहीं बेच रहे थे। पर हम कौन होते हैं कैपेसिटी डिसाइड करने वाले? वैसे नहीं, मैं कहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यदि शूद्र है, उसकी योग्यता बढ़ गई है तो वैश्य बन जाएगा। समझ रहे ना? वो शूद्र ही बना रहे ये नियम नहीं है। पहले वो अपनी कैपेसिटी बढ़ गई तो अपना वर्ण बदलेगा, द्विज बनेगा, फिर वन में जाएगा। समझ में आई ना बात? शूद्र है का मतलब है कि उसकी कैपेसिटी नीचे है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा वो महसूस करता है तो वो अपने आप ऊपर के वर्ण में चला जाता है। अगर उसकी कैपेसिटी है तो भी उसको बाल काटना ही पसंद है, तो मतलब कुछ लोगों को रहता है ना, सवाल ही नहीं है ना। ऐसा होता नहीं है। देखो ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। यदि उनको बाल काटना पसंद है का मतलब है कि उसकी कैपेसिटी भी बिल्ड नहीं हुई है। ये हो सकता है कि नरेंद्र भाई मोदी को अभी चाय बेचना ही पसंद है, ये नहीं हो सकता। एक जो मैं कह रहा था, जो वर्ण व्यवस्था का होता रहता है कि जो एग्जाम्पल्स हम देते हैं जी, चाहे हम स्त्रियों का दें या अगर हम कर्ण का देते हैं तो ये अपवाद ही लगते हैं। असल में तो ऑपरेशन काफी हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। तो जाति व्यवस्था ने ऑपरेस किया। नहीं, इस बात को मैं चर्चा इससे करना नहीं चाहता। अपवाद है का मतलब मुख्य नियम भंग हो ही गया। कब कितना ज्यादा कम की जो बात है ना, इसमें साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा। एक तो कर्मफल व्यवस्था है। पुत्र जो है माता पिता का कर्मों का फल है। यदि वो वास्तव में बहुत अच्छे स्तर के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के कर्तव्यों का पूरा पालन कर रहे हैं, तो उन कर्मों का फल के रूप में उनके घर में ब्राह्मण ही उत्पन्न होगा। इसी प्रकार क्षत्रिय है, उनके घर में क्षत्रिय ही उत्पन्न होगा। भगवान वहां उसी प्रकार का आत्मा भेजेगा जो कि उसके योग्य है। और पहले हमें इतिहास वही मिलता है जहां ठीक चल रहा था, पर आज के दिन में सब कुछ बिगड़ गए। उस बात को लेकर आज लागू करने का प्रयास करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। और वैसे ही बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज हो चुके हैं कुछ एक वर्ग पर, जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इससे उस बात को यहाँ हमें लाना नहीं चाहिए। आज के दिन में शायद वो उस रूप में लागू नहीं होगा, क्योंकि आज जो परंपरा से जो ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया है, जिसको हम ब्राह्मण वर्ण नहीं कह सकते। मैं आपको मैंने शायद पहले भी बताया था। एक मेरे एक मित्र है वेद पाठी, और वो गर्व से कहता था कि मैं कर्म से भी ब्राह्मण हूँ, जन्म से भी ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी दादाजी सब वेद पाठी हैं। तो मैं कहता था कि तुम आधा ही ब्राह्मण हो जन्म से, क्योंकि तुम्हारी माता वेद पाठी नहीं है, उन्होंने वेद नहीं पढ़ा। बाकी की तो कहानी अलग है। तो वो धर्मों का पालन नहीं कर रहे तो उनके घर में वापस ब्राह्मण ही जन्म ले, उसकी चांस कम हो जाती है। तो आज के दिन में वो लागू नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा शायद एक विषय रहा है वो ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर। ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर व्यवहार में बहुत ज्यादा जानने को मिलता है। शास्त्रों में जितना है मैं बता दूंगा। इसमें एक तो इंटरनल ट्रेड है, उसमें बहुत ज्यादा व्यवस्था की बात नहीं है, पर इतना जरूर कौटिल्य अर्थशास्त्र में व्यवस्था बताया है कि ट्रेड जो भी है उसकी अपनी जगह जो अनेक नाम है, यानी उसके लिए जो जगह मार्केट का जो बनाया हुआ है वही होना चाहिए। सीधा खेत से कोई व्यक्ति खरीदे नहीं, इसका बिल्कुल स्पष्ट नियम बताया है। व्यवस्था होना राज्य में अनिवार्य है।
क्योंकि सीधा खेत से खरीदेंगे तो शायद राजा को टैक्स नहीं मिलेगा, और टैक्स नहीं मिलेगा तो व्यवस्था बन नहीं सकती। एक तो ये है। बाकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब बात है तो राजा जो है पहले राज्य की चारों तरफ बाउंड्री पे जगह जगह पर एक अंतपाल दुर्ग नाम का एक दुर्ग बनाता था। दुर्ग यानी किला, पर एक सेंटर में जो दुर्ग है वो तो बड़ा एक शहर जैसा यानी एक वॉल्ड सिटी होता था, पर राज्य की सीमाओं में एक अंतपाल दुर्ग, जो छोटा सा दुर्ग, एक छोटी सी सेना और एक अंतपाल नाम का अधिकारी जो राज्य की सीमा का रक्षा करने वाला। तो जब पहले दुर्ग से जब बाहर निकलता है जो व्यापारी, वहां भी उनको कुछ शुल्क पे करना पड़ेगा, और अंतपाल दुर्ग जब पार करता है वहां भी अंतपाल को कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। जब अगले राज्य में प्रवेश करता है वहां भी टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर उसके दुर्ग में प्रवेश करता है, उस शहर में प्रवेश करता है, वहां भी टैक्स पे करना पड़ेगा। इन सब टैक्स देने के बाद जो बचता है वो लाभ माना जाता है। टैक्स एक प्रकार से ज्यादा था, पर इतना ज्यादा भी नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापार होता हुआ दिखता है। पर ये सब टैक्सेस इसलिए देना पड़ता है कि वहां व्यापारी की रक्षा करने का भी काम है। अंतपाल जो है सबसे ज्यादा चोरी डाकू वगैरह राज्य की सीमा जंगली इलाकों में होता है, वहां विशेष व्यापारियों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। जब व्यवस्था करनी है तो पैसे चाहिए। टैक्स केवल इसीलिए था कि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना, और उसके लिए टैक्स का विधान है। और इसीलिए व्यापारी वो होते थे जो देखते थे कि अपने यहाँ उत्पन्न हो रहा है कोई वस्तु, उसी को मैं दूसरी जगह से लाऊंगा, इतने प्रकार के टैक्स देकर मैं आऊंगा तो उसकी कीमत बहुत बढ़ेगा, और वो वस्तु यहाँ सस्ते में मिल रहा है तो बिकेगा नहीं बिकेगा। तो इस प्रक्रिया में लोकल प्रोडक्शन पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। लोकल प्रोडक्शन बिल्कुल सुरक्षित होता था, और जो वस्तु यहाँ उत्पन्न नहीं होता था, दूर से लाना पड़ता था, ये सब टैक्स लगा के वो यहाँ होता था महंगा। जब महंगा होता तो फिर प्रवृत्ति क्या होगी लोगों की, उसको अवॉइड करो जहाँ तक हो सके। मजबूरी है तो खरीदो, नहीं है तो अवॉइड करो। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण एक बहुत ज्यादा लोकल मजबूत यानी स्वावलंबी समाज बनता था जो एक दूसरे पर आश्रित। ये टैक्सेशन और ये सारी जो व्यवस्था है एक बहुत अच्छे डिसेंट्रलाइज्ड और बहुत मजबूत स्थानीय एक सिस्टम डेवलप करे, इसके लिए होता था। बाकी व्यापारी का काम यही होता था कि वो सब प्रकार की रॉ मटेरियल्स भी जाने, और उससे जो फिनिश्ड माल जो बनता है उसके विषय में जो यानी प्रकार की शिल्प के संबंध में जानकारी व्यापारी को होना ही चाहिए कि वो उनसे काम लेता है तो उनको सही डायरेक्शन दे सके, और उसी प्रकार श्रेष्ठ पदार्थ अपने राज्य में बने जिसको मैं दूर वहां जाकर बेचूं, पैसे कमाऊं। ये दोनों प्रकार की बातें चलती है। इनकी प्रवृत्ति रहती थी कि बहुत हाई क्वालिटी वस्तु बनाओ, दूर ले जाओ, अपने यहाँ तो बिकेंगे ही, दूर भी ले जाओ, वहाँ पैसे में कमाओ। और लोगों की भी प्रवृत्ति थी कि ज़्यादा महंगा वस्तु ना कमाओ, ये लुभाने का प्रयास करते थे, और जब ज़्यादा पैसे लगते हैं तो बचने की प्रवृत्ति अपने आप होती थी। और राजा जो है एक छोटे लेवल यानी जनपद एक छोटा लेवल है, उसी लेवल में सब चीज़ बना के रखने का जो प्रयास, इस कारण से एक सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन वाला सिस्टम कभी यहाँ नहीं बना। डिसेंट्रलाइज्ड ही सिस्टम रहता था, इस कारण से इको बैलेंस वगैरह सारी बातें ये बनी रहती। और फिर भी कहीं गड़बड़ होता था तो ब्राह्मण आके टोकता था। जैसे महाभारत में कहानी आती है, वहाँ युद्ध क्रीड़ा के बाद पांडव जो है वनवास पे चले जाते हैं। जब पांडव वनवास पे जाते हैं तो साथ में उनके जो ब्राह्मण जो उनके साथ रहते थे वो भी साथ में चले जाते हैं कि जब हम तुम्हारे सुख के समय तुम्हारे साथ थे, कष्ट के समय हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। और इसमें प्रसंगवश में ये भी कहूँगा कि पांडव जो श्रेष्ठ थे वो क्यों थे वो भी समझना चाहिए।
जब इंद्रप्रस्थ में उन्होंने राज्य बनाया, इंद्रप्रस्थ एक प्रकार से जंगल था और ये थोड़े से लोग गए थे वहां, पांडव 5 गए थे, कुछ लोग और साथ में गए होंगे। जब वहां उन्होंने राज्य बनाया तो सारे लोग चारों तरफ से उनके पास आकर्षित होकर आए थे। उसके साथ साथ महाभारत में जो वर्णन मिलता है, युधिष्ठिर के पास 88,000 ब्राह्मण निवास करते थे। कितने? 88,000 ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होते हैं? जो विद्या में निपुण, जो शिक्षक। तो 88,000 ब्राह्मण क्या करते थे वहां? ब्राह्मण तो अपने कर्तव्यों का ही पालन कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और उन्हीं से संबंधित शोध। विद्या की इतनी ज्यादा उन्नति अपने पास उन्होंने किया है। 88,000 तो रहते थे, 10,000 ब्राह्मण का रोज भोजन वहां होता था इससे अतिरिक्त। विद्याओं का बहुत विकास करने का प्रयास युधिष्ठिर ने अपने समय पे अपने राज्य में किया। एक दूसरी बात, भारत सरकार एक अर्जुन पुरस्कार देता है जो श्रेष्ठतम खिलाड़ी हो, और एक द्रोणाचार्य पुरस्कार देता है जो श्रेष्ठतम कोच। क्या वास्तव में द्रोणाचार्य श्रेष्ठतम कोच था? निपुण तो बना दिया, पर उनको आत्मगुण संपन्न जो कहते हैं, या जो उनका उस प्रकार का व्यक्तित्व वो नहीं बना पाया। महाभारत देखेंगे तो वो भी जो गुण है अर्जुन में ही था। इंद्रप्रस्थ में रहते हुए अर्जुन ने अनेक राजकुमारों को शस्त्रास्त्र विद्या सिखाया। ये बहुत से, लगभग जो महाभारत को सुंदरता से जिसने नहीं पढ़ा उनको नहीं पता है, लगभग सभी को नहीं पता होगा, एक आध छोड़ के। क्या पता है? हाँ, सात्यकी भी उनका शिष्य था। अनेक पंचाल राजकुमार अर्जुन के शिष्य थे। एक और भ्रांति है हमारे यहाँ कर्ण को लेकर। कर्ण को ज्यादा योद्धा और अर्जुन की निंदा करने के आजकल फैशन बन गया। तो कई बार हारा है। ये देखना चाहिए हमें, ऐसा कोई भी युद्ध नहीं हुआ था कर्ण का जिससे वो भागा ना हो। और इतनी भयंकर, यानी अर्जुन दुर्योधन के प्रति कर्ण के समर्पण के विषय में भी एक बहुत बड़ा झूठ है। वनवास के समय कर्ण जो है, यानी तीनों की सबकी इच्छा होती है कि पांडव तो बेचारे वन में भटक रहे, उनकी बड़ा बगल में हम बड़ा सा, यानी खूब ठाठ से रहते हुए कुछ छिड़ाएंगे। इससे वो वहां जाते हैं घोष पर्वत, वहां उनका झड़प होता है वहां के गंधर्वों से। उन गंधर्वों के युद्ध में दुर्योधन को छोड़ के सब भाग जाते, कर्ण सहित। बाद में फिर अर्जुन और भीम जाके छुड़ा के आते दुर्योधन को। अब दुर्योधन कितना मूर्ख है देखो। उसके बाद जाके बस प्रायोग पेश, यानी अब मैं भूखा रहूंगा, मरूंगा, अब मैं मुंह कैसे दिखाऊं। अब वापस कर्ण और ये जो दुशासन ये सब जाके दुर्योधन को ये समझाते हैं कि ये पांडव तो तुम्हारी प्रजा है और प्रजा का कर्तव्य है अपने राजा को रक्षा करना, तो इसमें कोई तुम पे एहसान नहीं किया। वो समझाया, वो समझ गया। आगे जो कर्ण युद्ध में छोड़ के भाग गया था उस पर उसके बाद भी विश्वास करता है। वहां एक महाभारत में विदुर प्रजागर में विदुर जो नीति बताता है, वो एक श्लोक है, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषिते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। जो बिना बुझाए आता है, बिना पूछे बोलता है और विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास करता है। कर्ण विश्वास करने योग्य था क्या? तो छोड़ के भागा, उस पर विश्वास किया, भूत। अब दूसरा जो अंतिम युद्ध, तो अर्जुन के 2 युद्धों के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है। एक तो है मत्स्य देश में गोग्रहण के समय युद्ध हुआ था, इतना तो सबको पता है। मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया था, सब मूर्छित हो गए थे। इसके बाद सबको लगभग, क्योंकि वो टीवी सीरियल में भी और ज्यादा लोग में प्रचलन यही है कि वो सब मूर्छित थे, उनके वस्त्र लेकर चले गए, यही पता है ना, जबकि ये सही नहीं है। उनके वापस उठने तक अर्जुन ने प्रतीक्षा किया, उसके बाद फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। तो भीष्म ने उन सबको समझाया,
जो बेइज्जती हुई बहुत हो गई, अब चलो वापस। जिस लक्ष्य के लिए तुमने आया था वो हो गया, तुम पांडवों को बेच लिया, अब चलो वापस। ये कहकर इनको वापस भीष्म भी ले गए थे। ये नहीं कि अर्जुन छोड़ के गया, अर्जुन युद्ध छोड़ के नहीं गया। पूरे युद्ध की जितना प्रकरण है, भीम और अर्जुन इन दोनों ने किसी भी युद्ध में चाहे मृत्यु सामने आया हो, युद्ध छोड़ के नहीं गए। कर्ण के सामने भीम बिल्कुल निहत्थे बच जाता है, कर्ण भीम को बुरी तरह हराता है। उसके बाद भीम वहां से भागा नहीं, कर्ण भीम को छोड़ देता है, वो एक अलग बात है। कर्ण की अपनी इच्छा थी कि चिढ़ा के छोड़ दिया, अरे तू तो रसोईया है, तुम्हें मैं क्या युद्ध करूं, तुझे। अब बाकी अंतिम अर्जुन और कर्ण का युद्ध, इसकी भी जानकारी हमें लगभग नहीं है। हम तो बस इतना जानते हैं कि कर्ण नीचे उतरा था, उस समय अर्जुन ने बाण चलाया, इससे अर्जुन कमजोर है। वास्तव में बात बहुत कुछ है। महाभारत युद्ध में एक प्रकरण आता है कि द्रोण और भीम का युद्ध चल रहा था। भीम एक गदा उठा के फेंका, वो गदा अपने ऊपर आ रहा था तो दोनों कूद दिया वो नीचे, आके वो रथ को नष्ट कर दिया। वो दूसरे रथ पे चढ़ गया, उस पे दोबारा फेंका तो उससे कूद गया तीसरे, ऐसे 7 रथों को तोड़ दिया भीम ने गदा फेंक के। अब मेरा प्रश्न है, कर्ण के रथ पहिया यदि फंस जाता है, दूसरा रथ नहीं है, सेनापति है, अकेला था युद्ध में, दूसरा कोई रथ ही नहीं था, ये क्या बुद्धिमत्ता थी? इसको समझना है। वास्तव में युद्ध चल रहा था अर्जुन और कर्ण के साथ, बीच में कर्ण के साथ भी अपनी पूरी सेना खड़ी थी, अर्जुन के साथ भी पूरे पंचाल सेना और भीम ये सारे खड़े थे। बहुत घोर युद्ध चल रहा था। कर्ण भी महायोद्धा, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। बहुत घोर युद्ध चल रहा था। युद्ध में कभी कोई ऊपर हो जाता है, कभी कोई ऊपर। एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि कर्ण अपना पूरा जोर दिखाया, अनेक पांचाल योद्धा घायल हो गए, कोई मर भी गए, अर्जुन भी बहुत घायल हो गया। अब भीम को आया गुस्सा। भीम ने कहा, ये सारे तुम पे विश्वास करके तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम इनकी रक्षा करो, तुम कर क्या रहे हो, तुम दब कैसे रहे हो? वो बात सुन के अर्जुन को आया गुस्सा। अब अर्जुन अपना जोर जो दिखाया ना, उस जोर में सारे कौरव सेना भाग गए, क्योंकि किसी को कर्ण पे विश्वास नहीं था। ये कब भागे? कर्ण का चरित्र यही था कि युद्ध में कभी भी कष्ट आए तो भाग जाता था। तो सैनिकों को यही पता था कि कोई कष्ट आ गया तो ये तो भागने वाला, हम पहले भागो। कौरव, यानी मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, आप जाकर महाभारत पढ़िएगा, उस प्रकरण में आपको यही मिलेगा। सारी सेना भाग गई, अकेला कर्ण रह गया। वो उनकी वीरता है कि सेना के भागने के बाद भी वो खड़ा रहा। उस स्थिति में उनको मारा गया, और मारा इससे गया कि उन्होंने अभिमन्यु के धनुष को पीछे से तोड़ा। शुद्ध योद्धा तो वो भी नहीं थे। अब कृष्ण कहता है कि जब अधर्म ये दिया है तो तुम भी अपनाना पड़ेगा, धर्म ये करे तब तो तुम बात हो। अर्जुन अपने इच्छा से नहीं किया, धर्म जब कृष्ण ने समझाया उसके अनुसार किया। अर्जुन की क्षमता ने ऐसा कोई युद्ध ऐसा नहीं था जिसमें अर्जुन हारा, इससे उनका नाम था विजय। पूरे महाभारत में एक भी युद्ध ऐसा नहीं था जहां अर्जुन हार गया, इससे वो नाम युद्ध विजय था, और कोई नहीं थे इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण बताया है, और ये कई जगह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर्ण का चला हुआ है इसी तरह से। यानी ये सारे हो सकते हैं बहुत मुख्य बात ना हो, पर यदि हम अपने रोल मॉडल गलत बनाया तो हम बिगड़ जाएंगे। इससे रोल मॉडल सही होना चाहिए। ये एक बात ये भी ऐड करते हैं कि मत्स्य वेद के लिए द्रौपदी के वक्त कर्ण को मना किया था, तो उसको वो नहीं दिया, वो भी नहीं, इसमें द्रौपदी की अपनी व्यक्तिगत इच्छा थी कि मैं किसी सूत के पुत्र को अपना पति ना बनाऊं। वह कर्ण तो योग्य थे, तोड़ भी सकता था, तोड़ा नहीं तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, पर उनकी सामर्थ्य की बात जो आती है तो तोड़ भी सकता था। द्रौपदी की इच्छा नहीं थी तो क्या कर सकते। वहाँ भी युद्ध हुआ था जिसमें भीम और अर्जुन। हाँ, इसके बाद द्रौपदी का अर्जुन जो है ब्राह्मण के वेश में थे, किसी को नहीं पता था कि ये भीम और अर्जुन थे। तो वो मतस्य भेद करते ही जो है ना, सब क्षत्रियों का आया गुस्सा, हमारे रहते ब्राह्मण कहाँ से आ गए। अब वो स्थिति देख के जो है ना, कृष्ण ने संकेत किया था
और युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव ये तीनों चले गए थे। भीम और अर्जुन ये दोनों सामने खड़े रहे। सब राजाओं का इन दोनों के साथ झड़प था। ब्राह्मण, बाकी जितने ब्राह्मण थे उनको तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारा कुछ वो इन दोनों के साथ आए। अब कुछ झड़प चल रहा था, उसमें कर्ण अर्जुन से हार गया। हार के हाथ जोड़ के गया कि ये तो ब्रह्म वर्चस्व वाला विशेष कोई ब्राह्मण है, इनसे इनको जितना मेरे बस की नहीं है। वो करके वो चला गया। भीम और दुर्योधन का भी बहुत झड़प रहा। बाकी ब्राह्मणों से भी क्षत्रियों का जो है ना, वो न्यारा कुश्ती, क्या कहते हैं, न्यूरा कुश्ती कहते हैं, उस प्रकार का, यानी वो झड़प भी रहे थे और ये भी कह रहे थे कि ये ब्राह्मण हमारे जो पूज्य है, इनको हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी अपने आवेश को रोक नहीं पा रहे थे। वहां वर्णन आता है कि भीष्म जैसे है ना, एक अकेला पूरे राजाओं की सभा में काशीराज की यहाँ सबको ललकार के इन तीनों कन्याओं को लाया था। वही शौर्य और पराक्रम इन दोनों में थे। पूरे एक से बढ़कर एक महारथी राजा थे, इन दोनों के सामने नहीं टिके। ये भी आता है जो ये भी एक बहुत चल रहा है। जब भी दशहरे के टाइम जैसा आपने कर्ण के लिए बोला, हद इतनी हो गई कि लोग कहते नहीं नहीं रावण ज्यादा बढ़िया है। आप देखो ये आप कई जगह रावण अच्छा है, उसमें बहन अब रावण के बारे में बता दो, रावण कितना मूर्ख था। रावण, यानी ये भी कहा जाता है कि रावण ने लक्ष्मण को बाद में राजनीति का उपदेश दिया। मुझे तो लगता नहीं इस लायक है, क्योंकि उनकी मूर्खता में समझा दो। जब राम ने दंडक वन में सारे जो खरदूषण और उनके जितने राक्षस सबको मार दिया, एक कोई बचा था, अकम्पन ही था, अकम्पन बचा था। वो बच के भाग के जाके रावण को बताया। रावण को बताया तो रावण के मन में आया कि कुछ तो करना पड़ेगा इसका। हाँ, उसकी बदले में मैं सीता को उठा के लाऊंगा। सीता के लिए झगड़ा हुई थी, मैं सीता को उठा के लाऊंगा। तब तक शूर्पणखा नहीं गई थी। अकम्पन ने सूचना दिया, उसकी बदले में रावण गया मारीची के पास कि बोला तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो मारीच कहता है तुम इस बात को, इसको भूल जाओ। क्या समझ रहे राम को? वो तो महायोद्धा है, उनका सामना करने का मतलब मरना, तुम शांति से अपने राज करो। तो उनकी बात मान के बिल्कुल हाथ जोड़ के वापस जाता है रावण। ये कहानी शायद किसी को नहीं पता। इसके बाद जब शूर्पणखा आती है और पूरी सभा में रावण को ललकारती है कि तुम बेकार हो, किसी काम का नहीं हो इत्यादि, तब जाके दूसरे बार जाके फिर उसको आदेश देके भेजता है। यानी अपने एक स्थिर निर्णय नहीं ले सका, अब उसको राजनीतिज्ञ कह सकते हैं। मारीच भी उसको मृत्यु की जब धमकी देता है रावण, तब तैयार होता है। मारीच तैयार नहीं था। तुम जाओगे नहीं तो मारना पड़ेगा, तब जाके चलो तुम्हारे हाथ से क्या मरो, राम जी के हाथ से मरूंगा, मरना तो मुझे है।